इस पॉडकास्ट के माध्यम से नेत्रदान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूक कर पाऊंगा। तो मैं सूरत में एक ब्लड बैंक के अंदर जॉब करता था, वहाँ पे मैं ब्लड बैंक एडमिनिस्ट्रेटर था। फिर मैं अपनी सूरत से अपनी नौकरी छोड़कर आया और इस नेत्रदान की मुहिम में जुड़ गया। तो आप खुद नेत्र ले सकते हैं। ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हैं जो कि आपको लगा हो कभी नेत्रदान के कार्य करते वक्त, या कभी कोई ऐसा टिपिकल केस आया हो आपके पास कुछ? 30 मई 2013 की ऐसी घटना। नेत्रदान के जितना भी कार्य हमारा बढ़ा है ना, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से ही बढ़ा है। हेलो और भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है जीवन का सच। दोस्तों, नेत्रदान एक ऐसा शब्द जिससे कई लोगों का जीवन रोशन होता है। तो कई लोग डरते हैं, कई लोग गलत भावनाएं फैलाते हैं, तो कई लोग इसे ही अपना जीवन का मकसद बना देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इस एक शब्द के लिए, नेत्रदान के लिए, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। इस एक शब्द के लिए वो आज जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर कुलवंत गौर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो कैसा लग रहा है सर आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये निहाल जी कि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से नेत्रदान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूक कर पाऊंगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग जो नेत्रदान को अभी तक एक ऐसा समझते हैं कि बड़ा कठिन काम है, बहुत डर लगता है उनको, बहुत सारी लोगों में भ्रांतियां हैं, वो हम शायद दूर कर पाएंगे। सर, हमारी पब्लिक को आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कब से इस नेत्रदान, इस एक शब्द से आपकी मुहिम जुड़ी? देखिए, सही बताऊं तो मैं नेत्रदान के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता था। मैं वैसे मेडिकल प्रोफेशन से हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है तब तक उनकी बातों से हम अज्ञान रहते हैं। तो मैं अपने सामाजिक क्षेत्र की बात करूं तो मैं सामाजिक सेवा में करीब 20 साल से अपना काम कर रहा हूं। और आज से करीब 2011 की बात है जब मैं सूरत में एक ब्लड बैंक के अंदर जॉब करता था, वहाँ पे मैं ब्लड बैंक एडमिनिस्ट्रेटर था। वहाँ से जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो एक छोटा सा बच्चा प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के हॉर्न बजाने से स्लिप खा के गिर गया। और जब देखा तो उसको चेहरा, उसका पूरा मतलब जो आंखें थी उसकी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद जी। तो हमें ऐसा लगा कि शायद चोट खा के गिरा है, बेहोश वैसे उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। लेकिन किसी ने बोला कि ये तो कॉर्निया की अंधता है, इसमें आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और ये बच्चा बहुत अच्छे से अपनी दुनिया को देख सकता है यदि कोई इसको दान में आंखें मिलें तो उस समय मेरे को सुनने में आया कि अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि आंखें भी दान की जाती है। क्योंकि जब तक तो ये पता था कि शायद वस्त्र दान और ये अपने अन्नदान हम करते हैं और ये रक्तदान हम करते हैं, तो शायद ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन उस टाइम पता चला कि नहीं, हम आंखें भी दान कर सकते हैं, यही होता है नेत्रदान। और फिर उसके बारे में जब लोगों से पता करना चालू किया तो पता चला कि जयपुर में एक संस्था है जो कि नेत्रदान के लिए काम कर रही है। हमने उनसे संपर्क किया और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हमारे शहर में इस मुहिम को चालू किया जाए। फिर मैं अपनी सूरत से अपनी नौकरी छोड़कर आया और इस नेत्रदान की मुहिम में जुड़ गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर एक फाउंडर तो है ही, शाइन इंडिया फाउंडेशन, जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं। सर को इतने सारे अवार्ड मिले हैं और सर एक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी डॉक्टर। तो सर, अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो आपका ये कैसे मुहिम में आपका जुड़ने का सोचा आपने? देखिए, जब मुझे पता चला कि नेत्रदान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कॉर्निया की अंधता के लोगों को उनके जीवन में रोशनी ला सकते हैं, तो फिर मैंने उसके बाद इसके बारे में पता करना चालू किया। तो मुझे बताया गया कि एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, यदि उस ट्रेनिंग को कर लिया जाए तो आप खुद नेत्र ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार एक अच्छा काम है। मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ में यदि ये काम भी चालू करता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी हम मृत्यु के बाद में जहाँ शरीर कुछ काम आता नहीं है, यदि उन आंखों को लिया जाए और ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाए जो कि कॉर्निया की अंधता से पीड़ित हैं, तो शायद उनकी अंधता का दूर किया जा सकता है। तो बस इसीलिए मेरा ये जो होम्योपैथिक चिकित्सक से एक नेत्रदान के लिए कार्य करने वाला जो मेरा पूरा सिलसिला यहाँ से बना, वो इसी घटना से बना। सर, एक ये शब्द नेत्रदान क्या होता है और ये कैसे संपन्न किया जाता है नेत्रदान? देखिए, सबसे पहले तो ये जो नेत्रदान शब्द है, इसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नेत्रों का दान, जबकि नेत्र का दान नहीं होता है। नेत्र मतलब पूरा आंख नहीं, सिर्फ हम इसमें कॉर्निया लेते हैं जी। कॉर्निया आंख के ठीक सामने का पारदर्शी हिस्सा होता है जो कि सामने से हमें काला दिखाई देता है, लेकिन असल में काला होता नहीं है। इसके ठीक ऊपर की तरफ जो पतली झिल्ली होती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, और हम इसमें नेत्रदान में इस कॉर्निया को ही लेते हैं। तो जो लोगों की भ्रांतियां हैं कि पूरी आंख लेते हैं, वो आप नहीं लेते हैं? जी नहीं, हम कभी भी नेत्रदान में पूरी आंख नहीं लेते हैं। नेत्रदान में सिर्फ आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है सिर्फ इसी को लिया जाता है, और इसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है। सर, जो आप नेत्रदान करते हैं उससे क्या कभी चेहरा विकृत होता है? नहीं, नेत्रदान की जो प्रक्रिया है उसमें हम नेत्र का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं निकाल रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉर्निया लिया जाता है जो कि आंख का केवल 1/10वां हिस्सा होता है।
और उसका हम ऊपर ऊपर से ही लेते हैं, पूरी आंख को छेड़ते ही नहीं है। इसलिए नेत्रदान के बाद में कभी भी ऐसा नहीं होता कि चेहरे में कोई विकृति आ जाए या चेहरे में कोई गड्ढा पड़ जाए या चेहरा भद्दा हो जाए, पता ही नहीं चलता कि नेत्रदान हुआ भी है। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया कार्य है जिससे आप लोगों को प्रेरित कर रहे हो, जागरूक कर रहे हैं कि नेत्रदान कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे नेत्रदान बहुत जरूरी है। जो लोग अंधता का शिकार होते हैं उनको तो नेत्र मिलने में बहुत ही दिक्कत होती होगी। जी हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन हम हर तरह की अंधता को दूर नहीं कर पा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आज भी करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कॉर्निया की अंधता से पीड़ित हैं। मैंने आपको बताया कि हम कॉर्निया लेते हैं, जो कि किसी यदि कॉर्नियल की ब्लाइंडनेस किसी को डेवलप हो जाती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे विटामिन ए की कमी, चोट लग जाना। बच्चे कई बार आपने देखा होगा कि आंखों को काफी मसल लेते हैं, उनसे भी कॉर्निया खराब हो जाता है। अच्छा, उससे भी कॉर्निया खराब होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ना कई बार आपने देखा गांव में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं या कोई पेड़ पे कोई चढ़ के वो लकड़ी का कोई खेल खेल रहे हैं, तीर कमान खेल रहे हैं, उससे आंख में चोट लग जाए, फटाके की कोई चोट लग जाए, कोई केमिकल गिर जाए। गाँव में बहुत ज्यादा कॉमन है चूने से लगना, तो उसकी वजह से भी कई बार कॉर्निया खराब हो जाता है। तो ऐसी सब बीमारियां, ऐसी सब अंधता जिसमें आंख के सामने का हिस्सा कॉर्निया खराब हो गया है, वही कॉर्निया की अंधता का निवारण हमारे नेत्रदान के माध्यम से हो पाता है। तो सर अभी जैसा आपने बताया चूने का या फिर गिल्ली डंडे का, किसी का भी, तो वो बंदा नेत्रदान कर सकता है? नहीं, मैंने आपको कहा कि इससे चोट जिसको लग गई है, जैसे किसी की गिल्ली डंडे से चोट लग गई है, आंख में कोई कंकड़ चला गया, कोई केमिकल चला गया, कोई चूना चला गया, उससे वो आंख खराब हो गई। अब इस आंख का कॉर्निया को हटा लिया जाएगा और उसके ऊपर उस आंख का कॉर्निया को लगा दिया जाएगा, जो हमने नेत्रदान के माध्यम से लिया है। सर नेत्रदान किस एज से किस एज ग्रुप तक कर सकते हैं? जनरली जो नेत्रदान की उम्र होती है वो 8 साल से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक की उम्र में नेत्रदान संभव है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र 2 साल है वो लोग नेत्रदान। और कौन कौन लोग ये नेत्रदान कर सकते हैं? क्या बीमारियां हैं जो इस नेत्रदान को बचाती हैं कि हाँ नहीं कर सकते हम? साधारण मृत्यु में नेत्रदान संभव है। ऐसा व्यक्ति जिसकी हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और या फिर ना डायबिटीज की या किसी भी तरीके की दवाई चल रही है, वो सब लोग अपना नेत्रदान कर सकते हैं। जिनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है वो भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चश्मे का ऑपरेशन करा लिया या हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया तो हम नेत्रदान नहीं कर सकते, वो सब लोग कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से बेड पर हैं या जिनको पीछे घाव हो चुके हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से उनकी डेथ हुई हो या फिर उनको कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन रहा हो, ऐसी कंडीशन में नेत्रदान संभव नहीं है। सर आप हमारी जनता के साथ, हमारी पब्लिक के साथ कुछ ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हैं जो कि आपको लगा हो कभी नेत्रदान के कार्य करते वक्त, या कभी कोई ऐसा टिपिकल केस आया हो आपके पास कुछ? जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और हमें लगा भी था कि वहाँ हम लोग बियॉन्ड द लिमिट जाके उन परिवार वालों ने इतना बढ़िया कार्य किया। 30 मई 2013 की ऐसी घटना है जिसमें आसपास मतलब केथुन से आगे एक गाँव है खेरड़ी का पूनिया, वहाँ पर एक नागर परिवार में 3 बच्चे नदी में डूब के मर गए थे। वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक बच्चा गिरा, उसको बचाने में दूसरा फिर तीसरा बच्चा गिर गया। 3 बच्चे एक साथ गिर गए? एक ही परिवार के 2 भाई के 3 बच्चे थे जी। वो तीनों बच्चे नदी में डूब के मर गए। और उनके जो दादाजी थे वो हमारे सामाजिक कार्यों को अखबार में पढ़ते रहते थे। उनको लगा कि एक नेत्रदान बहुत अच्छा काम है, हम हमारे पोतों को तो नहीं बचा पाए लेकिन कहीं उनका नेत्रदान कर दें तो किसी न किसी की आंखों में जीवित रहेंगे। तो उन्होंने हमें यहाँ से फ़ोन किया। हम यहाँ से जब उधर की तरफ जा रहे थे तो बीच में हमारा एक्सीडेंट हुआ और हमारी काफ़ी चोट आई। हमारे हाथों में हाथ छिल गए थे, बीच से कपड़े फट गए थे, हाथों में कांटे भी लगे हुए थे और हमें वहाँ पहुँचना भी था, काफ़ी देर हमें हो रही थी। तो हम वहाँ पहुँचे, हमने कांटे लगे हुए हाथों में दस्ताने पहन के बच्चों की आंखें ली थी। तो 3 बच्चों में से 2 बच्चों की हम आंखें ले पाए क्योंकि एक के पिता जिनका एक ही बेटा था उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपने बच्चों का नेत्रदान नहीं करूँगा। लेकिन आप दूसरे भाई के जो 2 बच्चे थे उनका हमने नेत्रदान लिया। वो करीब 300-400 से ज़्यादा लोगों की भीड़ के बीच में लिया। तो वो इंसिडेंट एक ऐसा था जहाँ परिवार वालों ने भी गांव के काफ़ी लोगों का उल्हाना सहा कि भाई क्यों करा रहे हो, ये चीज़ गलत है, धर्म में नहीं लिखी हुई है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि इनकी आत्माएं भटकेंगी, आपने बहुत गलत काम किया है, ऐसा बहुत कुछ कहा। लेकिन उसके जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों को मानने वाले और धर्म में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने कहा ये पुण्य का कार्य है, हमें इन बच्चों का नेत्रदान करेंगे तो हमारे बच्चे किसी की आंखों में जीवित रहेंगे। तो आपने जो ये कहा कि आत्माएं भटकेंगी या फिर जो भी कुछ भी भ्रांतियां हैं, क्या अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, तो ये क्या असली में होती है या फिर एक नॉर्मल? देखिए, आत्मा, परमात्मा और ये सब चीज़ों में मैं तो विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा मानना ये है कि आपके अच्छे कार्य ही ऊपर ईश्वर तक जाते हैं। यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आप अच्छे काम कीजिए। और रही बात ये कि उनकी आत्मा भटकती है, तो मैं आपको कहूँ हमारे भारत देश की सीमा पे काफ़ी सारे सैनिक शहीद होते हैं, ठीक है जी। अब ऐसा तो अगर हर माँ सोचने लग जाए कि हमारे बेटे की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा या पता नहीं उसकी आत्मा भटकेगी, तो फिर आज हम इतनी सुरक्षित तरीके से देश में नहीं रह सकते। तो ये भ्रांतियां हैं, हमें यही तो दूर करना है। उल्टा ऐसा माना जाता है कि यदि नेत्रदान आपने किया है तो साक्षात ईश्वर आपको अपने साथ लेके जाते हैं।
आपको क्या क्या परेशानियां आती है नेत्रदान करते वक्त? नेत्रदान में ऐसी कोई खास परेशानियां अब नहीं आती। पहले जरूर ऐसा होता था कि जब हम लोगों को समझाते थे तो लोग मना कर देते थे। वो कहते थे नहीं, हमें शरीर का कोई अंग भंग नहीं करना है और हमें कोई भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है जी। लेकिन हम उनको कहते हैं कि ये नुकसान नहीं है, ये पुण्य का कार्य है। कई बार हम देखते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स के दौरान डॉक्टर्स कई बार शरीर के कुछ हिस्से को निकाल देते हैं। जी। जैसे किसी के हाथ के टुकड़े का कोई कैंसर हो गया इंटेस्टाइन में, तो डॉक्टर उस इंटेस्टाइन के कैंसर को हटा देते हैं ताकि उसका जीवन बचाया जाए। जी। ठीक है, उस समय उस व्यक्ति को ध्यान नहीं आता है कि कहीं अगर मेरा एक टुकड़ा हट गया तो अगले जन्म में नहीं आएगा। जी। लेकिन नेत्रदान के माध्यम से जब बात करते हैं तो उनके जरूर भ्रांति रहती है कि नहीं, अगले जन्म में हमारे आंखें नहीं आई तो ये सब गलत भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने इस जन्म में यदि कुछ कर दिया तो हमें अगले जन्म जब आएंगे तो अधूरे आएंगे, गलत बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत चल रहा है और आपने खुद ने बताया कि 2011 से आप इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं, तो 2011 से 2023 पूरे आज 12-13 साल हो चुके हैं आपको ये कार्य करते करते। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन से आपका क्या मतलब डिफरेंस लगा है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, नेत्रदान के जितना भी कार्य हमारा बढ़ा है ना, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से ही बढ़ा है जी। क्योंकि हमारे लिए इतना संभव नहीं हो पाता है कि कहीं को डेथ हुई है तो हमें उसकी सही समय पर सूचना मिल जाए और हम वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने पूछा था मुझसे कि इसमें कितना समय लगता है, तो मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे का समय हमारे पास रहता है और सर्दियों में इस समय थोड़ा सा बढ़ जाता है 12-13 घंटे का। और यदि शव को कई बार हम डीप फ्रिज में रख देते हैं, जैसे कई बार रिलेटिव बाहर रहते हैं तो हम लोग उसको डीप फ्रिज में रख देते हैं, ऐसी कंडीशन में 12 से 18 घंटे में नेत्रदान आराम से लिया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जितना जल्दी ये प्रक्रिया हो जाए उतना अच्छा कॉर्निया प्राप्त होता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो जब भी कहीं को डेथ होती है तो कई बार उसकी खबर सोशल मीडिया पे आती है, व्हाट्सएप पर आती है। तो जैसे वो खबर सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे आती है, हमारी टीम के लोग उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और हम तुरंत उन तक पहुँच जाते हैं। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन से हमें ये फायदा रहा कि हमें तुरंत सूचना मिली, हमने तुरंत लोगों का अप्रोच किया और तुरंत उनका नेत्रदान का काम हो जाता है। सर, हमने सुना है कि आप कोटा ही नहीं, कोटा के 200 किलोमीटर के दायरे पूरे हाड़ौती क्षेत्र को आप कवर करते हैं नेत्रदान के लिए। तो आप ये इतने बड़े एरिया को कैसे कवर कर पा रहे हैं, वो भी एक अकेले? देखिए, क्या है कि हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो सिर्फ कोटा शहर ही में ही हमने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे हमें जब लगने लगा कि कोटा ऑलरेडी काफ़ी लेट है, लोग अभी भी यहाँ पर नेत्रदान के माध्यम बारे में नहीं समझते हैं, तो फिर हमने ये कोशिश की कि चलिए आसपास के दायरे में भी नेत्रदान के काम को बढ़ाया जाए। तो हमने हमारे पास के क्षेत्र थे बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सब जगहों पे अपना काम करना चालू किया। तो पता चला कि सिर्फ उन्हीं शहरों में नहीं, उनके और आसपास के क्षेत्रों से भी हमारे पास कॉल आने लगे। तो आज पूरे कोटा शहर के अलावा हम पूरे संभाग के अंदर 200 किलोमीटर का दायरा पूरा कवर करते हैं। किसी भी समय कहीं से भी कोई यदि डेथ की सूचना हम तक आती है तो हमारा पूरा स्टाफ, हमारी पूरी टीम नेत्रदान लेने के तैयार रहती है। तो आज के समय में हम बात करें तो हम करीब 1200 से ज़्यादा अधिक लोगों की नेत्रदान ले चुके हैं। 1200 से ज़्यादा? बिल्कुल। आज उन 1200 से हमें जो 2400 आंखें मिली है उनसे कम 1500 से ज़्यादा लोग दुनिया देख रहे हैं जी। तो हमारे काम हम अकेले नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने अकेले ने काम किया। शुरुआत जरूर मैंने अकेले ने की थी, लेकिन आज इतने लोग हैं, इतने हाथ हमारे हो चुके हैं कि अगर पूरे संभाग में कहीं को डेथ होती है और हमें सूचना आती है तो हमारी टीम के लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं और नेत्रदान के लिए उनको तैयार करते हैं। जैसे ही वो तैयार होते हैं उनकी सूचना हम तक आती है, हम यहाँ से कोटा से हमारी गाड़ी से, हमारे ट्रेन से, बस से या किसी भी तरीके से साधन से हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और किसी भी समय पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूरियां ज़्यादा हैं और रात की 1 बज रही है या भयंकर गर्मी हो रही है, तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, हमने आज तक कभी तक कोई कॉल मिस नहीं किया। कभी आपके पास किसी अदर स्टेट से कोई कॉल आया है कि हाँ हमारे डेथ हो चुकी है? और जी बिल्कुल, शिवपुरी एमपी से भी कॉल आया है, इधर सब मंदसौर से भी कॉल आया है। उसके अलावा हम लोग देहदान के लिए भी काम करते हैं, तो हमने शहर से अभी पिछले 5 दिन पहले ही हमने एक देहदान अलवर में संपन्न कराया है। उससे थोड़ा पहले हमने आसाम के अंदर एक देहदान संपन्न कराया। तो आसाम में आप खुद गए थे और आपने नहीं, देखिए है ना, इस तरीके के जब कभी कोई कॉल आते हैं तो इतना दूर हमारा जाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन होता है। हम लोग मेडिकल कॉलेज और पुलिस विभाग और हॉस्पिटल और जहाँ डेथ हुई फैमिली के उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और वो काम संपन्न हो जाता है। सर, इतने सालों में शाइन इंडिया फाउंडेशन की पहचान कहाँ तक पहुँची है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब शाइन इंडिया फाउंडेशन की स्थापना हुई तब हम मैं बात करूं तो पूरे साल भर में केवल 2 जोड़ी नेत्रदान आए। साल भर में सिर्फ 2 जोड़ी? यानी कि प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस के कारण भी है, लोगों में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, लोगों को यदि सही जानकारी मिले तो लोग जुड़ना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। और आज ऐसा कई परिवार हैं जिनके एक ही घर में हमने 5-5, 6-6 लोगों के नेत्रदान ले लिए जी, एक ही परिवार में, ऐसे भी लोग घर हैं। तो हमने जब शुरुआत की तो साल में 2 जोड़ी नेत्रदान थे, आज हम महीने में कम से कम 25 जोड़ी नेत्रदान ले रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि हमारा स्तर कितना ऊंचा आगे बढ़ा है इन पिछले 12 सालों में। और इसके अलावा बात करें हम आइडेंटिटी की, तो हमारी जो सोशल आइडेंटिटी बनी उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल सब जगहों पर हमारे अवार्ड आ चुके हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने लंदन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अवार्ड लिया था। उसके बाद हमने नेशनल अवार्ड, स्कॉच अवार्ड हमने जीता, स्टेट अवार्ड भी हमने लिया है, और डिस्ट्रिक्ट में भी कई बड़ी छोटी बड़ी संस्थाओं के साथ हमें सम्मानित किया। कांग्रेचुलेशन सर आपको, आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करी है इन 12-13 सालों में। थैंक यू। क्या कभी आपको कोई ऐसा स्टेज या ऐसा कोई मंच मिला है जिससे आपने लाखों लोगों तक या हजारों लोगों तक अपनी इस नेत्रदान की बात को पहुंचाया है? जी हाँ, ऐसे तो खैर मेरी कई बहुत सारी टॉक्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी है, लेकिन उसके अलावा मेरे को टेडेक्स के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा इवेंट है, हाँ, उसमें मैं काफ़ी अच्छा स्पीकर भी रहा हूँ। उसके माध्यम से मिलियंस लोगों तक हमारी ये बात पहुँची है। और आईआईटी मुंबई का भी टेक फेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी आईआईटी मुंबई के करीब 1000 से ऊपर बच्चों ने हमारे प्रोग्राम को लाइव सुना भी था, और वो उनके थ्रू काफ़ी सारे हजारों लाखों लोगों तक पहुँचा था। सर, अगर हमारी पब्लिक को जी। नेत्रदान का फॉर्म भरना है या देहदान का फॉर्म भरना है या फिर अपने किसी परिजन का नेत्रदान संपन्न कराना है, तो क्या क्या कंडीशंस होगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो यदि कभी भी कहीं कोई ऐसी घटना घटती है तो तुरंत एक काम तो ये करें कि उनकी आंखें पूरी तरह से बंद कर दें। जी। जनरली क्या होता है कि आंखें खुली हुई रहती हैं, तो वो आंखों पर धूल, मिट्टी, धुएं के कण आ सकते हैं और कॉर्निया को खराब कर सकते हैं। तो ऐसा करें, सबसे पहले तो आंखें पूरी तरह बंद करें, आंखों पर गीला रुमाल रख दें, ठीक है, पानी को भिगो के गीला रुमाल रखते हैं। और यदि पंखा चल रहा तो पंखा बंद रखें। यदि कमरे में एसी या कूलर है तो उसको चालू रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करें। उसके बाद हमारी संस्था को शाइन इंडिया फाउंडेशन को आप 8386900102 पर कॉल कर सकते हैं। जी। दोस्तों, सर ने जो नंबर बताया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप शाइन इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, या फिर कभी आपके किसी पड़ोस में अनहोनी हो जाए या परिजन के साथ अनहोनी हो जाए और अगर आप इस पुनीत कार्य को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हम ये अवार्ड देख पा रहे हैं, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो सर कुछ इनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सबसे बड़ा अवार्ड हमारा स्कॉच अवार्ड है, जी। क्योंकि नेशनल अवार्ड है। ये हमें कम्युनिटी सर्विस के लिए दिया गया था। जनरली इस तरीके के अवार्ड को स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कुछ बड़ी एनजीओज देती हैं। तो उसमें हमें बड़ी खुशी की बात है कि इस साल 2024 का अवार्ड हमें मिला था। उसके अलावा मेरे पास लंदन के अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मिला था, वो अवार्ड भी हमारी संस्था को मिला है, जो कि पब्लिक सर्विस के लिए मिला है हमारे को। तो रिकॉग्निशन हमारी संस्था को बराबर सालाना मिलते जा रहे हैं। उससे पहले अभी ये सेंट पॉल के अंदर टेडेक्स की टॉक थी, उसके अंदर भी हमारा ये यंग इंडिया की तरफ से एक हमारा काफ़ी बड़ा रिकॉग्निशन हमें मिला था, वो भी हमारे साथ में। तो काफ़ी रिकॉग्निशन इस साल हमारे को काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको काफ़ी सारे अचीवमेंट्स, अवार्ड और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, बहुत सारे मिले हुए हैं एक्चुअली। जी, हमें वाइस प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था 2022 में, 21 में। जी। हमें वाइस प्रेसिडेंट अवार्ड में मिला था। और बाकी ये है ना कि देखिए, जब आप कोई अच्छे काम करने लगते हैं तो ठीक है, धीरे धीरे लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको हम रिकॉग्नाइज करें। तो हमारी संस्था को भी नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पर काफ़ी नाम मिला। आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से पब्लिक को कुछ सजेशन देना चाहेंगे इस नेत्रदान टॉपिक के लिए, या फिर कोई भी जीवन के जो हमारा टॉपिक है, जीवन का सच, उसके बारे में आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप पब्लिक को संदेश देने की बात करें तो मैं बताता हूँ आपको कि वास्तव में जीवन का जो सच है ना, वह यही है कि जन्म और मृत्यु, ये दोनों जीवन के सत्य जी। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो इस बीच का जो सफर है वो ये तय करता है कि आपने, इंसान ने कितना अच्छा ये कोशिश की कि वो इंसान बन पाया। क्योंकि होता क्या है कि जन्म और मृत्यु के बीच में आदमी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझा रहता है और वो ये जान ही नहीं पाता कि उसने मनुष्य जन्म लिया क्यों था। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप दुनिया से जाएं, कुछ काम ऐसे जरूर करके जाएं कि लोगों को लगे कि यार, ये वास्तव में इस बंदे ने कुछ काम किया था, ये वास्तव में इसने कुछ समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए सब कुछ कार्य किया। मैं एक और संदेश आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जनरली क्या लोगों को लगता है कि हमारे परिजन की मृत्यु हुई है, हम उनकी याद में कहीं मंदिर बनवा देते हैं, कहीं मूर्ति लगवा देते हैं, कोई प्याऊ खोद देता है, बहुत कुछ चीज़ें कर देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा आप अगर यदि उनके नेत्रदान कराते हैं और उनकी आंखों से कुछ 2 व्यक्ति दुनिया देखता है, इससे बढ़िया श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। तो अगर वास्तव में आप अपने परिजनों से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा बने रहें, तो नेत्रदान एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के पॉडकास्ट डॉक्टर कुलवंत सर के साथ। अगर आप भी और पॉडकास्ट, मज़ेदार पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमारे इसी चैनल पे, जीवन के सच पे,
तो बने रहिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और कमेंट में आप सजेशन भी दे सकते हैं कि हमको किन किन लोगों के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, कैसी कैसी सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, या कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हमारे को ये पॉडकास्ट जारी रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।